आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर की। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये देखा गया है कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उनमें से दो ऑब्जेक्ट को हम कंसिडर करें तो उन दो ऑब्जेक्ट के बीच एक तरह का अट्रैक्शन होता है उनकी मास के वजह से, और उस अट्रैक्शन को कहा जाता है ग्रेविटेशन। अब ये अट्रैक्शन एक तरह का फोर्स क्रिएट करता है और उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले न्यूटन ने एक लॉ दिया और उस लॉ को कहा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने दो ऑब्जेक्ट लिया, एक ये फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है। मान लिया कि इसका मास हमारा m1 है, इसका मास हमारा m2 है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा है r। तो इन दोनों के बीच एक तरह का अट्रैक्शन होता है इनकी मास की वजह से, और उस अट्रैक्शन को कहा जाता है ग्रेविटेशन। और ये अट्रैक्शन एक तरह का फोर्स क्रिएट करता है और उस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को जनरली F से रिप्रेजेंट किया जाता है या और Fg से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कितना होगा, इन दोनों के बीच फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले लॉ किसने दिया? न्यूटन ने दिया, और उस लॉ को कहा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो कितना फोर्स होगा, उसके लिए न्यूटन ने कहा कि इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो इन दोनों मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, यानी F जो होगा, Fg जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों मास के प्रोडक्ट के, यानी m1 इंटू m2, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी Fg जो होगा वो होगा हमारा 1/r²। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को मिला दें तो हमें मिलेगा F m1 m2 r²। अगर इस हम प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करें तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट इंसर्ट करते हैं G, और ये हो गया हमारा m1 m2 r²। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहा जाता है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये जो G का वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे नहीं, कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है, वो आयरन का है या सैंड का है या वुड का है, या वो लिक्विड है या गैस है या फिर सॉलिड है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा कि उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, और दूसरा कि उनके बीच मीडियम क्या है, यानी इन दोनों मास के बीच मीडियम क्या है, एयर है या वैक्यूम है या कोई मटेरियल मीडियम है, इस पे डिपेंड नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है G का वैल्यू किस पे? इन दोनों के मास पे और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पे। इसलिए हम G को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हम बात कर रहे हैं कि G का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा। तो G का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है हमारा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यानी जो G का न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमारा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और G का जो यूनिट होगा, G का यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब
ये जो फोर्स है, यानी ये जो हमारा फोर्स है एफ जी जो फोर्स है, एफ जी जो फोर्स है, ये इन दोनों के बीच लग रहा है। यानी इतने फोर्स से ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इतने ही फोर्स से ये हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्ट है फर्स्ट ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो मान लिया कि ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो सेकंड ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, यानी ये होगा m2 से m1 की ओर, यानी राइट से लेफ्ट की ओर। यानी जो m1 जो हमारा m1 है वो m2 पे जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, m2 से m1 की ओर। इस फोर्स को अगर हम, ये ग्रेविटेशनल फोर्स को, इस फोर्स को अगर हम रिप्रेजेंट करें फोर्स ऑन सेकंड बॉडी, यानी ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। इसका डायरेक्शन क्या होगा, m2 से m1 की ओर होगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इतना होगा। इतना फोर्स से ये इसको इधर से खींचेगा। हमने ये चूंकि ये यानी दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाएंगे, दोनों एक दूसरे पे क्या है, सेम फोर्स, इतना फोर्स लगाएंगे। तो हमने मान लिया कि जो हमारा m1 है वो m2 को अपनी ओर खींचेगा इतने फोर्स से, और m2 जो है m1 को अपनी ओर इतने फोर्स से खींचेगा। तो जो m1 m2 पे फोर्स लगा रहा है उसको हमने मान लिया कि क्या है हमारा F21, यानी फोर्स ऑन द सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। वैसे ही ये सेकंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो अब ये क्या है, इधर खींचेगा, यानी ये चाहेगा ये बॉडी जो हमारा सेकंड बॉडी है वो फर्स्ट बॉडी को अपनी ओर खींचेगा, यानी ये ऐसे खींचेगा, यानी इसका डायरेक्शन क्या होगा ये, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इतना ही होगा। तो अब ये इसको खींच रहा है तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड बॉडी। यानी ये दोनों फोर्स किसके बराबर होंगे, इसी के बराबर। यानी ये हो गया F2 बराबर होगा क्या, F12 बराबर होगा F21 के, ये होगा Fg के। यानी आप देख रहे हैं कि दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है। यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगा और सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगा, यानी फोर्स का डायरेक्शन जो है अपोजिट है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ये तो मैग्नीट्यूड है, इतने फोर्स से इसको एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वेक्टर फॉर्म के लिए हम बात करें, वेक्टर फॉर्म इसका क्या होगा, वेक्टर फॉर्म होगा आपका एफ जी इजकल टू माइनस जी m1 m2 आर स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर। अब यहां से देखिए कि अगर हम इसको ओरिजिन मान लें कि ये हमारा जो m1 मास है ओरिजिन पे है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया, सेकंड ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर कितना है, वो है हमारा r2। तो पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालने का सिंपल सा तो तरीका वो क्या है हमारा, m2 के मॉड से हम भाग दे देंगे, ये हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर। तो यहां से क्या देख रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन है, यानी जो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है m1 के रिस्पेक्ट में m2 का, वो क्या है, फ्रॉम m1 टू m2 है। और फोर्स का, यानी m1 जो m2 पे फोर्स लगा रहा है उसका डायरेक्शन है m2 टू m1, यानी पोजीशन वेक्टर और फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है। दूसरा इसका कंसेप्ट ये है कि चूंकि ये हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है, इसलिए इनके बीच इसलिए यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। नेगेटिव साइन शो करता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए अट्रैक्शन फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए अट्रैक्टिव फोर्स। अब हम बात करते हैं कि चूंकि ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगा रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगा रहा है, तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। तो ये एक्सेलरेशन कितना होगा, अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा
1 2 बराबर होगा F21 बराबर होगा Fg और ये बराबर होगा G m1 m2 r स्क्वायर। यानी इसका मैग्नीट्यूड, जिसने फोर्स से ये इसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगा, उतने ही फोर्स से सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगा और वो फोर्स कितना होगा, Fg के बराबर, यानी G m1 m2 बाई r स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाए तो उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। यानी न्यूटन के सेकंड लॉ की बात करें तो क्या होता है, F इक्वल टू ma। यानी अगर हम m मास के किसी बॉडी पे एक फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक तरह का एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। यानी यहाँ पे हो गया Fma। यानी m मास पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक एक्सेलरेशन क्रिएट होता है और उसको लिखते हैं F इक्वल टू ma। यानी ये फोर्स किस पे लग रहा है, इस बॉडी पे, और इस फोर्स की वजह से इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन है वो हमारा a है। तो अब हम देखते हैं कि m1 जो है m2 पे फोर्स लगा रहा है, तो इसका मतलब है कि m2 में एक एक्सेलरेशन होगा। तो अब इसको अगर हम लिखें कि m2 में कितना एक्सेलरेशन होता है, मान लिया कि m2 में एक्सेलरेशन जो है वो हमारा है a2। मान लिया कि ये m1 इसको m2 को अपनी ओर खींच रहा है, तो उसमें इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से m2 में एक तरह का एक्सेलरेशन होगा। इसको अपनी ओर खींच रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन होगा। उस एक्सेलरेशन, मान लिया कि वो एक्सेलरेशन क्या है, a2 है, तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, a2 m2। और फोर्स कितना है, ये हमारा इन दोनों के बीच फोर्स, यानी किस फोर्स से खींच रहा है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, इतना है, यानी G m1 m2 r स्क्वायर। यानी यहाँ से m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, यानी a2 बराबर हो जाएगा आपका G m1 r स्क्वायर। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि यानी a2 जो है वो प्रोपोर्शनल है m1 के। यानी जिस बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है, जो बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है, उस बॉडी का मास इस एक्सप्रेशन में नहीं है। जिस बॉडी की वजह से वो एक्सेलरेट हो रहा है उसका मास है। क्योंकि हमने ये कहा कि m2 जो m1 है वो m2 को अपनी ओर खींच रहा है, तो उस कितने फोर्स से खींचेगा, इतने फोर्स से G m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। और इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा उसको हमने मान लिया कि a2 है, तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, a2, और उस बॉडी का मास वो है हमारा m2, और इस पर कितना फोर्स लगता है, इतना। तो यानी सेकंड बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बॉडी के मास पे डिपेंड करेगा, और वो एक्सेलरेशन मास के प्रोपोर्शनल होगा। यानी सेकंड बॉडी का मास जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही फर्स्ट बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। वैसे ही हम निकाल सकते हैं कि ये सेकंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पे एक फोर्स लगा रहा है, तो उसकी वजह से फर्स्ट बॉडी का एक्सेलरेशन हमने मान लिया है कि वो हमारा क्या है, a1 है, और उसका मास क्या है, m1 है। तो कितना ये m2 इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, वो हमारा है कितना, G m1 m2 और r स्क्वायर। तो यहाँ से m1 से m1 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा क्या, a इक्वल टू G m2 r स्क्वायर। अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये फर्स्ट बॉडी का एक्सेलरेशन है। फर्स्ट बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, G m2 r स्क्वायर। यानी फर्स्ट बॉडी का एक्सेलरेशन फर्स्ट बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। किसके मास पे डिपेंड कर रहा है, सेकंड बॉडी के मास पे। यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका A प्रोपोर्शनल होगा m2। यानी अगर दो ऑब्जेक्ट हों और दोनों के बीच अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, तो उसमें फर्स्ट बॉडी का एक्सेलरेशन सेकंड बॉडी के मास पे डिपेंड करता है, और सेकंड बॉडी का एक्सेलरेशन फर्स्ट बॉडी के मास पे डिपेंड करता है। जिस बॉडी का एक्सेलरेशन हो रहा है
उसके मास पे वो एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं करता। ठीक है।